नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से दिन भर पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, परसों आपको याद है, आप लगातार पूछ रहे थे साइंस वाले सर की क्लास नहीं लगी। मैंने आपसे कहा था वो बीमार हैं। आज सुबह उनकी क्लास लगी और आप लोगों ने उन्हें देखा, आप लोगों ने उन्हें उनसे सीखा। तमाम क्लासेस दिन भर में है, उन्हें लगातार पढ़ते रहिए। सभी क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हो रहे हैं उनसे सीखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। हरीश, राकेश, मोनू, शिवम, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कह रहा है सर इस बार मेरा नाम नहीं लिया आपने, मैं इतने दिन से कमेंट कर रहा हूँ तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हर्षवर्धन, आप गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपका नाम भी ले लिया है, और वो भी मेरे दूसरे दोस्त जिनका मैं नाम अभी तक कभी नहीं ले पाया। यार मेरे को ना एक समय पे 5 कमेंट दिखते हैं और वो भी धर 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 ऊपर जाते हैं। एक समय पर स्क्रीन पे 5 दिखते हैं, उससे पहले 500 जा चुके हैं। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। पर अपना मेन मकसद क्या है? पढ़ना। दोस्तों, टॉपिक का नाम टाइटल में देख पा रहे हो वीडियो के, और मेरे पीछे देख पा रहे हो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कथन और निष्कर्ष। अब आप कहेंगे सर कथन निष्कर्ष ही तो कर रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई, वो सिलॉक्स था। कथन और निष्कर्ष का ही एक जुड़वा भाई था वो। आज एक्चुअल कथन एंड निष्कर्ष होने वाला है। वो जो आपने सिलॉक्स पढ़ा वो वर्बल रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक था। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एग्जाम में उसके पक्के हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है, इसके भी एक दो क्वेश्चंस पक्के हैं। तो ईशा, राजू, कमलेश, सवाई, MR, अनिल, अभिनव, राजेश, धर्म, दीपिका, राज, बल्लू, सब लोग रेडी हैं। सब लोग कमर कस के रेडी हैं और सब लोग अब लगातार मेरे साथ पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इसी टॉपिक का जुड़वा भाई सिलॉक्स आपने अभी पढ़ा था। उस टॉपिक का इस टॉपिक से डायरेक्टली तो शायद कोई कनेक्शन नहीं है, पर उस टॉपिक में अभी तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपसे कहा था उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में एक्चुअली आप उसे ही कंटिन्यू कर रहे हो। ये टॉपिक ऑलमोस्ट वैसा ही है। क्या वैसा ही है? उससे आपने क्या सीखा? उसमें भी कंक्लूजन निकाला करते थे, निष्कर्ष निकाला करते थे। और उस टॉपिक के माध्यम से दोस्तों आप एक चीज गहराई से समझे कि कंक्लूजन का मतलब क्या होता है। कंक्लूजन का मतलब वो होता है जो दिए गए स्टेटमेंट यानी दिए गए कथन के आधार पे आप 100% गारंटी से जो बातें कह सकते हैं वो होते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन्स। उसके अलावा बाकी सारे जो सोच सकते हैं, हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, दोज ऑल आर एजम्पशंस, वो सारी पूर्व धारणाएं हैं या वो अनुमान है, पॉसिबिलिटीज हैं। पूर्व धारणा भी नहीं कहना चाहिए, वो पॉसिबिलिटीज हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अनुमान है, पॉसिबिलिटीज हैं। कंक्लूजन का मतलब कथन में जितना कहा सिर्फ उसी को अपना बेस मानते हुए क्या सही है और क्या गलत है, उसमें अपना जीके नहीं घुसाना है, उसमें अपना कॉमन सेंस ज़्यादा नहीं घुसाना है। तो दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग के उस हिस्से की बात करेंगे। तमाम तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस तरह के पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों सब लोग रेडी हैं? सुनीता, सतवीर, ऋतिक, अजय, सब लोग रेडी हैं। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सर अब लाइव तो मैं आ ही चुका हूं। लगातार हम रोज़ इस टाइम लाइव आ रहे हैं संडे के अलावा। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो 2-3 टॉपिक हुए उनमें आपका हाथ साफ हुआ होगा, आपकी तैयारी स्ट्रांग हुई होगी। दोस्तों जब इस टॉपिक की बात चलती है, आप सब जानते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा यानी कथन दिया जाएगा और फिर निष्कर्ष दिए जाएंगे। 2 निष्कर्ष भी लेकर आया हूँ। कथन भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और निष्कर्ष भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पर दोस्तों ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस वही हैं जो सिलॉजिज्म में होते थे, यानी पहला ऑप्शन होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन होगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन होगा या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ईदर द फर्स्ट और द सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। चौथा होगा नाइदर नॉर, चौथा कंक्लूजन होगा नाइदर नॉर, यानी ना ही पहला व ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, मतलब दोनों गलत हैं। और पांचवा ऑप्शन होगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2। दोस्तों ये सीक्वेंस वैसे तो फिक्स है,
पर फिर भी ये सीक्वेंस बदल सकता है। और वैसे भी आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस आने हैं, तो इनमें से कोई भी 4, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में आइदर और नहीं लगता तो ये ऑप्शन हट जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शंस आपके ABCD होंगे। जहाँ पे ये आंसर आना होगा तो वहाँ पे ये ऑप्शन भी होगा। वैसे भी ये ऑप्शन कई बार मिलेगा, तो आप ऑप्शन के भरोसे नहीं रह सकते कि जब ये ऑप्शन मिलेगा तब इसको टिक कर देंगे, नहीं, हम देखेंगे यहाँ पे आइदर और कब आ सकता है। एक एक करके दोस्तों डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कॉमन सेंस, इस टॉपिक का जो बेस है वो यही है कि स्टेटमेंट यानी कथन में जो दिया है उससे ना लेफ्ट सोचना है, उससे ना राइट सोचना है, उससे ना आगे सोचना है, ना उससे पीछे सोचना है। उसमें जो कहा है उसमें से जो गारंटी से बातें कही जाएंगी वो निष्कर्ष होंगी, वो कंक्लूजन्स होंगे। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान से देखें। द टीवी स्टाफ डिजर्व्स एन अपलॉड फॉर शोइंग बूथ कैप्चर। बूथ कैप्चर मतलब पोलिंग बूथ जहां वोट होते हैं ना, लिखा है टीवी स्टाफ बूथ कैप्चर दिखाने के लिए सराहना का हकदार है। डिजर्व्स एन अपलॉड मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि टीवी में न्यूज़ चैनल्स ने एक न्यूज़ दिखाई होगी जहां कैसे किसी दबंग नेता ने पूरा बूथ कैप्चर कर लिया, फर्जी वोट वो डलवा रहा है। इस तरह का कहानी आपको यहां पे दिखाने की कोशिश की है। अब ये तो कथन था, निष्कर्ष क्या है? टीवी एम्स एट शोइंग थिंग्स इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। टीवी का उद्देश्य चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप किसी चीज की तारीफ कब करोगे? जब वो जैसी होनी चाहिए थी वैसी होगी। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ये NTPC कोर्स, आप इसकी तारीफ कब करोगे? जब वास्तव में निर्मल सर ने जो कहा रोज इतने घंटे क्लास लगेगी, इस टाइम पे लगेगी, सब कुछ वैसा का वैसा अपने मूल स्वरूप में चलता रहे। तो दोस्तों टीवी से, न्यूज़ चैनल से एक डिमांड रखी जाती है। हम ये सोचते हैं कि यार अच्छा टीवी चैनल वो होता है, अच्छा न्यूज़ चैनल ये होता है जो अपनी विचारधारा किसी चीज़ में ना दिखाए, वो केवल फैक्चुअल बातें करें और जो हो रहा है उसे दिखाएं, और तभी तो उन्हें अपलॉड मिलेगा, तभी तो उन्हें सराहना मिलेगी। तो बूथ कैप्चर दिखाया मतलब नेता वेता से पैसे खा के, वो हो सकता था उसकी प्रसारण को रोक देते, पर उन्होंने दिखाया इसलिए वो सराहना के हकदार हैं। दे रिजर्व्स एन अपलॉड। तो आपसे कह रहे हैं टीवी का उद्देश्य चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। द टीवी एम्स एट शोइंग थिंग्स इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो तारीफ करोगे। ये हुआ है तभी तो तारीफ की है, तो ये निष्कर्ष है। दूसरा, people involved in booth capturing have been recognized and are being tried by law। बोल रहे हैं शामिल जो बूथ कैप्चरिंग में गुंडे शामिल थे, नेता शामिल थे, उन्हें पहचान लिया गया है और कानून द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। दोस्तों टीवी ने दिखाया और इसलिए सराहना के वो काबिल हैं। अब उसके बाद में पुलिस वालों ने पकड़ लिया या पैसे खा लिए, नेता छूट गया, नेता जमानत पे है, उसका केस रफा दफा हो गया या उस पर केस चल रहा है, ये कथन में तो कहीं नहीं है। पॉसिबिलिटी जरूर है कि टीवी में आया है मतलब गुंडों की शक्ल आई होगी, उन गुंडों का धर पकड़ा जाएगा, उन गुंडों को जब पकड़ा जाएगा तो वो बताएंगे हमने किसके लिए बूथ कैप्चर किया था, और हो सकता है पूरा न्यायिक जो प्रणाली है वो उस पर काम करे, परंतु कथन में इसका जिक्र नहीं है। टीवी की तारीफ की है। टीवी की तारीफ क्यों की है? क्योंकि वो जैसा होना चाहिए वैसा है, इसलिए हम तारीफ करते हैं। तो पहला करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बात भेजे में घुसी है ना? जस्सू गेनवा या गस्सू गेनवा। जस्सू, अगर मैं तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंस किया हूं तो उसके लिए मुझे माफ करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? इजी था। यहाँ पे ओनली वन आएगा, ये आप सबको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आज की क्लास में पेन को जो है ना टेबल पे सामने रख दो, ना कुछ लिखोगे, ना कुछ कैलकुलेशन है, ना कोई डायग्राम बनाना है, ना कुछ करना है। लॉजिकल रीजनिंग है, सिर्फ देखना है और गहराई से सोचते हुए उसका आंसर देना है। ओनली वन, ओनली टू, दोनों सही, दोनों गलत, या इधर और। समझ रहे हो बात को कि नहीं? पेन छोड़ दो। अगर ये चाहिए तो वीडियो का स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेना, वीडियो में जाके, या उत्कर्ष ऐप में जाके भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, परंतु अभी लिखना नहीं है। हम कम से कम समय में चीज़ों को समझें गहराई से, पर ज़्यादा रुक के टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका पल पल कीमती है। मैं 5 घंटे में भी 10 क्वेश्चन करा सकता हूं और मैं 5 मिनट में भी 10 क्वेश्चन करा सकता हूं। तो लेट अस सी हम पूरा कर पाएं जो हम सोचते हैं। दोस्तों स्टेटमेंट क्या दिया है, फटाफट से आंसर दो। रामनिवास, सुरभि, सुनीता, रामप्रिया, रेणु, सुशील, फटाफट आंसर चाहिए, आंसर चाहिए।
अजहर आंसर दो, मोनू आंसर दो। रामनिवास कह रहा है उत्कर्ष ऐप में क्लास लाइव क्यों नहीं दिख रही है, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। लाइव यहाँ देख लो, वहां जाके तो पीडीएफ वगैरह ले लेना रे। अभिषेक कुमार जल्दी आंसर दो रे। यस आंसर चाहिए, तुम मुझे आंसर दो, मैं तुम्हें नया क्वेश्चन दूंगा। और एक बात बताओ, अगर लगभग 3700 स्टूडेंट लाइव हैं तो लाइक केवल 1500-1600 क्यों हैं? एक बार सब लोग लाइक कर देना और इसका आंसर देना। आपके लाइक से सिर्फ प्रोत्साहन मिलता है और कुछ नहीं। स्टेटमेंट देखिए, द नेशनल नॉर्म्स इज 100 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। जो हमारे राष्ट्र के मानदंड हैं वो हैं प्रति 1000 पर 100 बेड, 100 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। बट इन दिस स्टेट, परंतु इस राज्य में 150 बेड्स पर 1000 अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में। राष्ट्रीय मानदंड है प्रति 1000 100 बेड्स का, परंतु इस राज्य में 150 बेड प्रति 1000 पॉपुलेशन पर उपलब्ध हैं। पहला, आवर नेशनल नॉर्म्स इज एप्रोप्रिएट। दोस्तों मुझे कथन में इतना सा कहा कि ये तो नॉर्म है, ये तो नियम है और ये इस राज्य का हाल है। ये नियम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये नियम सटीक हैं या बनावटी हैं, मुझे नहीं पता। और ये राज्य पहले कैसा था, बाद में कैसा होगा, ये अच्छा बुरा कब हुआ कब था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है वर्तमान में जो राष्ट्रीय नॉर्म्स हैं वो है 100 बेड पर 1000 पीपल और इस राज्य में 150 बेड मिल जाएंगे। अभी आर नेशनल नॉर्म्स इज एप्रोप्रिएट, मैंने कहा उचित है या अनुचित है, एप्रोप्रिएट या अनएप्रोप्रिएट, ये ब्यूरोक्रेसी जाने, अफसरशाही जाने जिन्होंने नियम बनाए हैं। कथन में इनके सही और इनके गलत होने का जिक्र नहीं है, तो मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा, वो संभावना और अनुमान कहलाएगा, वो निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं कहलाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं द स्टेट्स हेल्थ सिस्टम इज टेकिंग एडिक्वेट केयर इन दिस रिगार्ड। बोल रहे हैं इस राज्य का जो हेल्थ सिस्टम है वो इस संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस संदर्भ में देखभाल, पर्याप्त देखभाल कर रहा है। अब ये सही है या गलत है? दोनों गलत है या सेकंड सही है? दोनों गलत है रिया या सेकंड सही है? फटाफट बताओ। मैंने कहा आप खुद ही बताओ भाई। नॉर्म्स तो हैं 100 के, नॉर्म्स तो हैं 100 के और इस राज्य में 150 बेड मिल रहे हैं। नॉर्म्स 100 के हैं, आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास ज्यादा बेड्स हैं पॉपुलेशन के लिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप चिंता करते हो, आप उस बारे में काम करते हो। ये मैं अनुमान लगा रहा हूं या ये पक्की बात है? अरे हाँ या ना? मतलब 100 का नॉर्म है, 150 बेड हैं, तो वो देखभाल कर रहे हैं, इस बात की गारंटी है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी यहां पर आपका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। जैसे यहां रामलाल परमार कह रहा है सर दोनों गलत हैं। भाई देखो ना, अगर यहां 150 की जगह दोस्तों 80 लिख देता, अगर यहां 150 की जगह 80 लिख देता, बोलता 100 के 9 में इनके पास 80 है, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, पर्याप्त देखभाल नहीं कर रहे, समझ रहे हो? तो ये गलत होता, क्योंकि पर्याप्त देखभाल नहीं कर रहे हैं। पर वो जितने के नॉर्म्स हैं उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इसका तो साफ साफ ये मतलब होना चाहिए ना कि वो पर्याप्त देखभाल कर रहे हैं। टेकिंग एडिक्वेट केयर इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में। डॉक्टर्स कैसे हैं वगैरह नहीं पता, इस संदर्भ में, इन दिस रिगार्ड। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे इन दिस रिगार्ड नहीं लिखा होता, बोलता वहां का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, मैंने कहा सिर्फ बेड से अच्छा थोड़ी होगा। डॉक्टर्स कैसे हैं, नर्सेस कैसी हैं, बेड्स तो अच्छे हैं, 150 पर 1000 है, पर डॉक्टर्स पता चला एक ही हो 1000 में, तो फिर वो भी बेकार है। इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में लिखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? करेक्ट, ओनली सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो और उसका करेक्ट आंसर दो। 30 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। रोहित जाखड़, शिव सिंह मीना, सत्यम भवानी, अजहर, विपिन, मोनिका परमार, सुनीता, करिश्मा, अमित, विकास, आयुष, फटाफट आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। सबको मेरा प्रणाम भाई, सबको गुड आफ्टरनून। जो लोग लेट जुड़े हैं उन सबको दोबारा से गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। ये कर लो तब हो जाएगा मेरा भी अच्छा हाल। इसका आंसर मुझे हर एक का चाहिए, मतलब अगर 4000 बच्चे लाइव हैं तो 4000 लोगों के अगले 1 मिनट में कमेंट आने चाहिए। क्या है क्वेश्चन? देखो, स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कथन बोल रहे हैं।
until our country achieves economic equality, आर्थिक रूप से हम लोग जब तक समान ना हो जाएं, पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी एंड डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगलेस। जब तक हमारा देश आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करता, मतलब आर्थिक रूप से ऊंच नीच, ज़्यादातर पैसा बड़े लोग के पास है और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र निरर्थक होंगे। मतलब जब तक ये पैसे का डिफरेंस खत्म नहीं होता तब तक ये लोकतंत्र वोकतंत्र केवल दिखावे की चीज़ रह जाएंगी, ये आम आदमी तक यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमने बोला पहला क्या बोल रहे हैं पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल नॉलेज की अगर उस नॉलेज को घुसाऊं तो मुझे पता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी एक साथ होते हैं। मतलब डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल फ्रीडम भी होगी। पर स्टेटमेंट में कहा क्या? स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त इतना अनपढ़ जैसा आपको फील होना चाहिए कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होता है। आपको इस हद तक सिर्फ और सिर्फ कथन से चिपके रहना है। आपको ये पता नहीं, आपको ये नहीं करना है हाँ मुझे पता है डेमोक्रेसी और राजनीतिक स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी तो साथ ही होंगी। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, पॉलिटिकली फ्रीडम होती है वहां पे। आपको अपनी जीके नहीं घुसानी है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज 100% ट्रू, पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कथन के अनुसार ये मैं नहीं कह सकता। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेकेंड, इकोनॉमिक इक्वालिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। भाई स्टेटमेंट में भी तो यही कहा कि जब तक आर्थिक समानता हासिल नहीं करते हो तब तक ये लोकतंत्र वगैरह का मतलब नहीं है। इसका मतलब जब ये हासिल कर लूंगा, जब आर्थिक समानता हासिल कर लूंगा तो उसको वास्तविक डेमोक्रेसी कहा जाएगा, वास्तविक लोकतंत्र कहा जाएगा। तो उसी की तो लैंग्वेज चेंज करके यहां लिखा है। क्या लिखा है? इकोनॉमिक इक्वालिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, के आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सही मायना है। हमने कहा तुम यही तो मतलब है, और जब मतलब है मतलब ये निष्कर्ष है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड। फर्स्ट करेक्ट है। जो मेरे दोस्त कमेंट कर रहे हैं सर फर्स्ट सही है, मैंने बताया फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। जीके की नॉलेज से, कथन के हिसाब से सही चीज को निष्कर्ष कहा जाता है। स्टेटमेंट के हिसाब से इसका मुझको नहीं पता, बाकी ये जीके के हिसाब से करेक्ट है। निष्कर्ष नहीं मानेंगे कथन के अनुसार। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? गुड। देखते जाओ दोस्तों, इसका आंसर चाहिए और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसका आंसर चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हैज मूव्ड इंडिया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी इन द मेटल। कोई नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी होगी, पब्लिक फर्म होगी या प्राइवेट फर्म होगी, कोई लोड नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने भारत को धातु की कमी से लेकर आत्मनिर्भरता की स्थिति में ला दिया है। अब इस निष्कर्ष पढ़िए क्या होगा। हाँ गाइज, सुनील, टेक्निकल टीम एक बार ज़रा ये बच्चों को ज़रा फ़ोन करो, इनसे नंबर लो, इनके जो ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा वगैरह बोल रहे हैं, एक बार तुरंत इनकी बातों का समाधान किया जाए। ठीक है, इसका आंसर बताओ दोस्तों। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हैज़ मूव्ड इंडिया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी। धातु की कमी थी और इस कंपनी के कारण हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गए हैं, आत्मनिर्भरता तक पहुंच गए हैं। मतलब इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों। प्रीवियसली इंडिया हैड टू इंपोर्ट एल्यूमिनियम, बोले पहले हमें आयात करना पड़ता था। आप ही मुझे बताएं कि शॉर्टेज है, हम आत्मनिर्भर नहीं है तो पहले इंपोर्ट करते होंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं। अरे जैसे मोबाइल फोन्स हैं, अब मोबाइल फोन्स में हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम बच्चों के खिलौनों में आत्मनिर्भर नहीं है, तो इनसे ये तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जिस दिन हम भारत में ही
बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स बन जाएं सस्ते से लेकर महंगे तक, तो हमें हो सकता है फॉरेन कंपनीज, स्पेशली जैसे हम एंटी चाइना आजकल बातें करते हैं, बॉयकॉट चाइना, हम फ़ोन के मामले में नहीं कर सकते। मेरा बजट 10,000 का ही है और मुझे MI दे रहा है वो फीचर्स जो बाकी कंपनी 40,000 में देते हैं, MI वो मुझे 10-15,000 में दे रहा है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं, क्योंकि मेरा देश मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर नहीं है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। बोले शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी, शॉर्टेज थी, शॉर्टेज को पूरा कैसे करेंगे? अरे सारा मैन्युफैक्चरिंग तो चलता होगा ना, शॉर्टेज थी मतलब पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे, आत्मनिर्भर तो इस कंपनी ने हमको बना दिया। इस कंपनी से पहले या आज से कुछ और समय पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे, और आत्मनिर्भर नहीं है तो इंपोर्ट आयात करना पड़ता होगा। बिल्कुल सही बात है ना, भले ही कम करते हो, महंगा है तो कम करते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती होंगी, पर आयात तो करना पड़ता होगा ना। तो ये क्या होगा? करेक्ट कंक्लूजन होगा, 100% सही निष्कर्ष होगा। दूसरा, विद दिस स्पीड इट कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। बोले इस गति के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन सकती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोनों करेक्ट हैं या दोनों करेक्ट नहीं है? मतलब फर्स्ट तो करेक्ट मैंने बता दिया, सेकंड करेक्ट है या नहीं है? सब लोग का आंसर आ रहा है केवल फर्स्ट करेक्ट है, कुछ लोग का आंसर आ रहा है। आकाश शुक्ला तुम आंसर भी दे दो भाई, आकाश शुक्ला का आंसर का वेट करूंगा मैं। और बाकी लोग कह रहे हैं दोनों सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं केवल फर्स्ट सही है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी ने हमें शॉर्टेज से आत्मनिर्भर बना दिया, मतलब इसका प्रोडक्शन खींचा हुआ है, इसका प्रोडक्शन खींचा हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है इसका, और आज इस स्टेज पर हम आ गए कि हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये स्पीड वो चलती रही, अगर ये स्पीड उसकी चलती जाए, अगर ये स्पीड उसकी चलती जाए, तो आज नहीं तो कल वो हमें वो एक्सपोर्टर बन जाएगा। मतलब शॉर्टेज पे थे, उसने हमारी डिमांड पूरी कर दी, पर उसका ग्राफ बढ़ रहा है तो वो और बनाएगा और बनाएगा, मतलब वो एक्सपोर्ट करेगा, फॉरेन करेंसी आएगी। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये मैं सही करने जा रहा था। ध्यान से सुन लो, जिन छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए लाइव आया हूं ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दो, बाकी 10 में से 8 तो सब बताएंगे। ये देखो, ये बिल्कुल सही जा रहा था, पर फिर मेरी नजर पड़ी सून बिकम पे। बोले जल्द ही। मैंने कहा कि ये इन्होंने कितने समय में हासिल किया है? 4 दिन में हासिल किया है या 40 साल में हासिल किया है? ये जो भारत की शॉर्टेज से लेकर आत्मनिर्भर तक पहुंचाया, मतलब बढ़ रहा है, तो किस स्पीड से बढ़ रहा है? ये 40 साल में हुआ है कि 4 साल में हुआ है? कि सर ये तो पता नहीं, पता नहीं तो मैं जल्द ही वाली बात पे मोहर कैसे लगाऊं? जल्द ही, अगर ये जल्द ही नहीं होता, बोलते आने वाले समय में यह कंपनी एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन जाएगी, मैं कहता बिल्कुल सही बोल रहे हो, बढ़ता हुआ ग्राफ है, आत्मनिर्भरता के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बारी आएगी। परंतु ये जल्द ही जो शब्द है, सून बिकम, आप जादूगर हो जो आपको समय पता चल गया कि कितने समय में ऐसा हो सकता है। तो ये अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है, गौर से देखना। इसलिए राइट करते करते मुझे इसको क्या करना पड़ा? रॉन्ग करना पड़ा। यानी दोबारा से दोस्तों आपका आंसर क्या आया? ओनली 1 आया। समझ में आया कि नहीं? अरे ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। पवन वर्मा कह रहे हैं हाँ सर गलत है, ये तो अनुमान लगाना हुआ। बिल्कुल, जल्द ही शब्द नहीं लिखा होता तो ये करेक्ट होता, जल्द ही शब्द की वजह से ये मेरा अनुमान बन गया, ये निष्कर्ष नहीं रहा। अगले क्वेश्चन पर चलो, तो अगले क्वेश्चन पर चलो और इसका आंसर दे दो दोस्तों। स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट विल रिव्यू the present policy of the diesel price in view of the further spurt उछाल in the international oil prices। ये किसने कहा? A spokesperson of the government, सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा। क्या कहा? सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में और उछाल के मद्देनजर डीजल मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। समीक्षा का मतलब क्या होता है? समीक्षा का मतलब एनालाइज करेगी, बैठक होगी, चर्चा होगी।
क्या होगा उसके बाद ये नहीं पता। तेल के प्राइस बढ़ेंगे या बहुत बढ़ेंगे, 5 रुपए बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा नहीं पता। वर्तमान में क्या कीमत है नहीं पता, पर उछाल आया है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में। दोस्तों आंसर चाहिए। दिनेश चिची भाई, मैं तो सर आप विराट कोहली जैसे लगते हो। अरे अब तो चलो ठीक है, अब तो लोग मुझे विराट कोहली की तरह कुछ बच्चे बोलते हैं। पहले मुझे बच्चे बोलते थे सर आप इमरान हाशमी की तरह लगते हो, तो वो मुझे पसंद नहीं आता था। एनीवेज, हो गया क्या? The government will review the present policy of the diesel prices in view of the further spurt in the international oil prices। दोस्तों समीक्षा करेंगे मतलब एनालाइज करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब आंसर क्या आया? दोनों राइट है, दोनों रॉन्ग है, दोनों राइट है, दोनों रॉन्ग है। बाबू का लाडला थानेदार, ऐसा कैसा नाम है रे? हाँ भाई देखो, पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। अपने को कंसेप्ट क्या है कि कथन के हिसाब से जो गारंटी वाली चीज़ों वो क्या होती हैं, सही होती हैं, निष्कर्ष कहलाती हैं। अब आपसे बोल रहे हैं कि सरकार समीक्षा करेगी, समीक्षा करेगी, फिर आपसे बोल रहे हैं द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस, फिर बोल रहे हैं द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द प्राइस। दोस्तों एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं सपोज करो हमने किसी बैच की फीस रखी 1000 रुपया, जैसे आपके बैच की फीस हमने रखी है 499 मतलब 500 रुपया। सपोज करो आज से 1 महीने बाद में निर्मल सर हमारे साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि यार बहुत सारे बच्चे हो गए, इस 500 रुपये में सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, अपने को इस प्राइस की समीक्षा करनी पड़ेगी। समीक्षा करनी पड़ेगी का मतलब जो भी 2 4 5 10 जो भी उनको मीटिंग में लोग बुलाने हैं वो उनको बुलाएंगे, समीक्षा करेंगे, एनालाइज करेंगे कि प्राइस बढ़ाएं या प्राइस कम करें या प्राइस सेम रखें। दोस्तों समीक्षा के बाद 3 चीजें हो सकती हैं। किसी भी चीज की समीक्षा के बाद कितनी चीजें हो सकती हैं? 3 चीजें हो सकती हैं। या तो आप उसकी रेट बढ़ाएंगे, या आप उसकी रेट घटाएंगे, या आप उसकी रेट को चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों मुझे बताओ, बोल रहे हैं बढ़ेगी क्या? मैंने कहा समीक्षा करने के बाद सरकार बताएगी। मैं तो एक बहुत शरीफ लड़का, एक नासमझ लड़का हूं, कैसे बताऊं? नहीं पता, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। बोले द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द डीजल। देखो सस्ता करने का तो खैर सवाल ही नहीं है, बोल रहे हैं विल नॉट इंक्रीज, यहां बोले बढ़ाया, यहां बोले नहीं बढ़ाया। मैंने कहा मैं जादूगर नहीं हूं, बढ़ाया भी गलत है, नहीं बढ़ाया भी गलत है। पर इन दोनों में से एक चीज तो होगी ना, अरे इन दोनों में से एक चीज तो होगी ना, या तो रेट बढ़ेगी या रेट नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी और नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी मतलब कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। हालांकि जब अंतर्राष्ट्रीय तेल की वैल्यू बढ़ी है तो कम तो क्यों करेंगे, देखेंगे कि यार अभी गरीबी के हालात हैं, कोरोना काल खत्म हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मंदी आई हुई है, लिक्विड चाहिए, तो रेट नहीं बढ़ेगी या रेट बढ़ेगी। तो बढ़ेगी मैंने कहा गारंटी नहीं है, गलत। नहीं बढ़ेगी मैंने कहा गारंटी नहीं है, गलत। पर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी में से एक चीज तो होगी समीक्षा के बाद। अरे समीक्षा समोसा खाने के लिए थोड़ी करेंगे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो इसमें दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा? आइदर और, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। हरीश मूंद, बेटा 1 मिनट लगेगा ब्लॉक करने में। क्या लगेगा? 1 मिनट लगेगा। किसी का झूठा खाने से जिंदगी ज्यादा चल नहीं पाएगी, तो या तो पहली फुर्सत में निकल जाओ, नहीं तो निकाल दिए जाओगे, और ऐसा निकाल दिए जाओगे कि वापस घुसने का दरवाजा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? टेक्निकल टीम हरीश मूंद को ब्लॉक कर दो, हरीश मूंद की बूंद बूंद को ब्लॉक कर दो। क्लियर है? वेरी नाइस। अरे बात आई समझ में। अब जब सिलॉक्स था तो मैंने रटवा दिया कि कुछ और कोई नहीं में, सम और नो में आइदर और लगता है, पर यहां पे ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है जो मैं आपको रटवाऊं। अरे समीक्षा करेंगे मतलब एनालाइज करेंगे, उसके बाद 2 रिजल्ट है, बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, तो दोनों में आइदर और की स्थिति लग जाएगी। बहुत क्लियर है। आई होप आप मेरी बात समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो।
अभी कह रहे हैं स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ो, 30 सेकंड में इसका मुझे आंसर दो, 30 सेकंड में इसका आंसर दो। गौरव रॉय, इस टॉपिक से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चंदन राउत, स्वागत है आपका। देखो उड़ीसा तक अब बच्चे हमारे पढ़ने लग गए हैं, वहां तक उत्कर्ष के वीडियोस से। वेरी नाइस। हाँ दोस्तों, इफ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, वो शाहरुख खान का डायलॉग, अगर अगले 90 मिनट हर खिलाड़ी अपना बेस्ट खेल खेल गया, वैसा ही है ना। इफ ऑल द प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच, वी हैव वन द मैच। अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे, और फिर लिखा है हम मैच जीत लिए। ये दो अलग अलग वाक्य हैं, एक साथ नहीं कहा गया होगा, आधे घंटे पहले कहा गया होगा। इफ ऑल द प्लेयर्स टू प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, अगर अपनी पूरी क्षमता से सब लोग खेलते हैं तो हम जीत जाएंगे, और फिर आपको बताया कि हम जीत गए। फिर बोल रहे हैं ऑल प्लेयर्स प्लेड टू देयर फुल पोटेंशियल, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले। हमने कहा, आपने ही तो कहा है, कथन के अनुसार बोल रहा हूं कि जब सब अपनी क्षमता से खेलेंगे तब जीतेंगे, और फिर आप कह रहे हो जीत भी गए हो, मतलब क्षमता से सब खिलाड़ी खेले होंगे तभी तो जीते हो। आपने बताया एक ही चाह रहा है जीतने का कि सब लोग अपनी क्षमता से खेलें, तो जीत गए हो, इसका मतलब अपनी पूरी क्षमता से खेले हो। फिर सम प्लेयर्स डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, मैंने कहा यार फालतू बातें मत करो, जब पोटेंशियल से खेले सही है तो नहीं खेले गलत होगा। फर्स्ट ओनली वन। जो मेरे दोस्त एक आध भाई कमेंट कर रहा है, मैं नाम पढ़ना भूल गया, कि सर ऑप्शंस तो दो। अरे ऑप्शन तो फिक्स हैं रे, ऑप्शन तो फिक्स है। ओनली वन, ओनली टू, दोनों गलत, दोनों सही, और या की स्थिति, 5 ऑप्शन तो फिक्स हैं। स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन लाया हूं, ऑप्शन कहां घुसाऊं, और घुसाने की जरूरत क्या है, हाँ या ना। साहिल कह रहा है कि सर लॉजिक लेते हैं, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। बिल्कुल साहिल, सही कह रहे हो। वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने उसमें बताया, वो जल्द ही शब्द लिखा हुआ था, इन चीज़ों की वजह से ही सही और गलत होता है। यही तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड between Bombay and Jafra will be reduced to 280 kilometers by sea. This will lead to a saving of rupees 7.92 crores per annum on fuel. बॉम्बे और जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र रास्ते के द्वारा घटकर 280 किलोमीटर रह जाएगी। इससे ईंधन पर प्रतिवर्ष 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ रुपए की बचत होगी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड, पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, जितना हो सके उतना ईंधन बचाना चाहिए। क्या करेक्ट होगा जरा बताओ। अभिषेक शेखावटी, नमस्कार दोस्त, नमस्कार, राम राम। फटाफट से जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। ओनली वन, ओनली टू, दोनों सही, दोनों गलत, या आइदर और, क्या लगेगा। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, आपसे बोल रहे हैं कि मुंबई और जाफरा 2 टाउन्स हैं, 2 शहर हैं, आपको नहीं पता जाफरा क्या है तो इट्स ओके, जरूरत भी नहीं है जानने की। उनका बीच का रास्ता है 900 किलोमीटर, जो समुद्र रास्ते के द्वारा 280 हो जाएगा, और इस रास्ते से जाने से आपका 8 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बचेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं। अब पहला निष्कर्ष, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड, इज चीपर देन दैट बाय रोड। समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता है, यह सही है या गलत है। ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों, मुझे बताओ, ये जो 8 करोड़ रुपया बच रहा है उसका कारण क्या है। आपने सड़क छोड़ के समुद्री रास्ता अपनाया, ये कारण है, या क्योंकि समुद्री रास्ता सड़क वाले रास्ते से छोटा है इसलिए।
मतलब भाई ऐसा हो सकता है कि एक, जैसे ये अपना मुंबई है, ये गुजरात है, तो एक शहर यहाँ हो और एक शहर यहाँ हो। रोड से रास्ता लंबा है, सी से रास्ता छोटा है। यहां पे इन दोनों शहरों के बीच में समुद्री यात्रा आपकी दूरी छोटी कर रही है, और दूरी छोटी करने की वजह से पैसा बच रहा है। इसको आप यूनिवर्सल लॉ नहीं बना सकते कि समुद्री रास्ता हमेशा सड़क वाले रास्ते से सस्ता होगा। समुद्री रास्ता सस्ता नहीं है, मतलब समुद्री जो यातायात है वो सस्ता नहीं है, समुद्री रास्ता इन दोनों शहरों के बीच का छोटा है, इसलिए यहां पे 8 करोड़ बच रहे हैं। बाकी आपको नहीं पता कि ट्रेन से सस्ता रहता है या कार से सस्ता रहता है या समुद्र से सस्ता रहता है, आपको एग्जैक्ट नियम नहीं पता। इस केस में समुद्री रास्ता बहुत छोटा है, 900 की जगह 300 से भी कम हो गया, इसलिए पैसा बच रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर बोल रहे हैं, समुद्र का परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता है। मैंने कहा पता नहीं, यहां तो रास्ता छोटा हुआ है इसलिए पैसे बच गए, बाकी यूनिवर्सल लॉ, पूरा विश्वव्यापी नियम के बारे में मुझको पता नहीं है, मैं ना समझू कथन में इसकी जिक्र नहीं किया। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत। जो मेरे दोस्त दोनों राइट बोल रहे थे वो बात को समझे। सेकंड क्या है, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ईंधन को बड़ी से बड़ी सीमा तक बचाना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताओ, इस कहानी में ये पूरी जो मेहनत की है, कोई रास्ता बनाया होगा समुद्र वाला या कुछ किया होगा, ये क्यों किया? पैसे बचाने के लिए। क्या करने के लिए? पैसे बचाने के लिए। पैसे क्यों बचे? क्योंकि ईंधन बच गया, फ्यूल बच गया, डीजल पेट्रोल जो भी उसमें लगता होगा। तो पैसे बचाना अच्छी बात है, पैसे बचाने के लिए तो बहुत माथाफोड़ी चल रही है दुनिया में। तो पैसे बचे हैं, फ्यूल बचा है, इसलिए पैसा बचा है, तो हमें फ्यूल बचाना चाहिए। क्या? हमने कहा बिल्कुल बचाना चाहिए, फ्यूल बचाना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट थॉट है। यानी यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अरे हाँ या ना, बात आ रही है सबको समझ में? गुड। एक बार इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से घूरो। मुझे लग रहा है, मुझे पता है मेरे कुछ दोस्तों को फर्स्ट करेक्ट यहाँ पे लग रहा है, पर वो फर्स्ट करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से ये फर्स्ट लिखा गया है वो उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ बना दिया कि समुद्र का यातायात सड़क के यातायात से सस्ता होता है। मैंने कहा नहीं पता, मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि इस केस में सस्ता है, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा हो चुका है। अगर बाकी यातायात देखा जाए तो क्या पता सड़क वाला भी कहीं सस्ता पड़ता हो समुद्र वाले से, इस केस में सस्ता है, इसलिए हमेशा की गारंटी नहीं है। फर्स्ट गलत है, सेकंड राइट है यहाँ पर। ठीक है या नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो जरा। राम राम कमला प्रजापति, राम राम। गौरव, राहुल, थैंक यू ढोलू, राय सिंह, सत्यम, राहुल कह रहा है सर इस क्वेश्चन में इसी के संदर्भ में लिखा होगा। राहुल, इस संदर्भ में कहाँ लिखा है, या ऐसा कहाँ लिखा है कि मुंबई से जाफरा के बीच में समुद्री यातायात सस्ता है? ऐसा नहीं लिखा है ना। आपसे कहा है कि समुद्री यातायात सड़क की तुलना में सस्ता होता है। सस्ता होता है का मतलब बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल बात कर रहे होंगे, तो मैंने कहा यूनिवर्सल बात की गारंटी नहीं है। ठीक है। आकाश चौधरी, भाई पहली क्लास है, स्वागत है, हर क्लास अटेंड करना, गारंटी दे रहा हूं। अगर एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो बहुत कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और तैयारी में आप समझ लीजिए कई गुना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज, देखो दोस्तों बिल्कुल करंट हालातों पर प्रश्न है। द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35%। बोल रहे हैं जो अपनी नेशनल इनकम है, हमारी राष्ट्रीय आय है, शीर्ष 10% परिवारों द्वारा जो उस आय का शेयर है वो 35% है। मतलब बचे हुए 90% लोग केवल 65% आय से काम चला रहे हैं। हिंदुस्तान का जो 35% धन है वो टॉप 10% फैमिलीज के पास है। ये क्या दर्शा रहा है उस पे शायद निष्कर्ष होगा। देखो जरा,
When an economy grows fast, concentration of wealth in certain pockets of population takes place. बोल रहे हैं जब अर्थव्यवस्था कोई तेजी से बढ़ती है तो ऐसा होता है कि अमीर और अमीर होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, आबादी के कुछ हिस्सों में धन का कंसंट्रेशन, एकाग्रता आती है। मैंने कहा कि ये कहाँ है, भारत की बात चल रही है, पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है या गिर रही है, ये जिक्र किया है क्या? आप मुझे बताओ, कहीं ये सिर्फ इतना बोला है कि भारत की राष्ट्रीय आय का 35% पैसा 10% लोगों के पास, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इनके पास जा रहा है। कारण बढ़ती इकोनॉमी है, घटती इकोनॉमी है, सामान्य तरीके से चलती इकोनॉमी है। मैं अपनी जीके नहीं लगा सकता ना यहाँ, तो ये गारंटी वाली बात नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन नहीं कहलाएगी, निष्कर्ष नहीं कहलाएगी। दूसरा, द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। भारत की बात चली है, भारत में ही कह रहे हैं टॉप 10% लोग के पास 35% पैसा है। टॉप 10% लोग के पास 35% पैसा है, मतलब ये पैसे का समान बंटवारा हुआ या असमान बंटवारा हुआ? आप कहेंगे ऑब्वियसली सर कैसी बातें कर रहे हो, 10% लोग के पास 35% पैसा है तो असमान वितरण हुआ ना। तो सर भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित हो गई है, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष हुआ। यानी यहाँ पे भी आपका आंसर क्या होगा? केवल दूसरा, ओनली सेकंड। हाँ या ना? इंद्रजीत यादव फर्स्ट गलत है ना? महेंद्र कुमार कह रहा है सर नहीं अब आ रहा है, अब भी नहीं आ रहा है, अनुमान कैसे लगाएं? अनुमान लगाना ही नहीं है ना, निष्कर्ष देना है, कंक्लूजन देना है, अनुमान तो लगाना ही नहीं है। कथन के हिसाब से जो कहेगा वो निष्कर्ष होगा। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बाकी प्रैक्टिस करो। 100 क्वेश्चन आज में इसके देख लो, अलग अलग किताबों में से, स्टडी मटेरियल में से, या जो रिसोर्सेज आपके पास हैं। आज में 100 क्वेश्चन देख लो, 100 क्वेश्चन पढ़ लो। वो 100 क्वेश्चंस में से 70, 75, 80 आप ऑलरेडी सही करते हैं। जो बचे हुए 20 हैं उनकी व्याख्या जिस भी किताब में से आप पढ़ रहे हैं, कोई कारण दिया अगर है तो उस कारण को समझें। समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं? क्योंकि मैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वर्चुअल क्लास है, तो मैं आपके सामने नहीं हूँ। हर प्रश्न पे 2-5 मिनट बात कर सकता हूँ, इससे ज्यादा का समय भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो। द प्राइम मिनिस्टर emphatically stated that his government will make every possible effort for the upliftment of poor farmers and farmhands। दोस्तों आपको पता चल ही रहा है कि अभी जो है वो किसान बिल पर पंजाब और हरियाणा, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में काफ़ी विरोध चल रहा है। उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द प्राइम मिनिस्टर एम्पैथेटिकली, मतलब जोर लगाकर कहा, हिंदी में भी पढ़ लो। प्रधानमंत्री ने जोरदार ढंग से कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उनकी सरकार प्रयास करेगी, इतना उन्होंने कहा। वो भी कहा है, किसी आदमी के कहे हुए को यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते, ठीक है या नहीं? अच्छा, पहला, एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्म हैंड्स। फार्म हैंड्स मतलब कृषि मजदूर जो होते हैं ना, कृषि वाले, वो। एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्म हैंड्स, ऑल अदर्स हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब फार्मर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फार्मर्स के अलावा बाकी सभी श्रेणी के लोगों को मजे हैं, मतलब उनके पास सब कुछ पहुंच चुका है, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, विकास ही विकास है। हमने बोला गरीब किसानों और फार्मर्स को छोड़कर अन्य सबके पास विकास का फल पहुंच चुका है। हमने बोला वो किसानों के लिए काम करेंगे, बाकियों के लिए कर चुके हैं या बाकियों के लिए नहीं करेंगे या बाकियों के लिए भी करेंगे, ये हमें नहीं पता। तो बाकी सेक्टर्स का क्या हाल है हमको नहीं पता। हमें बिल्कुल नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी का बाकी क्षेत्रों में क्या कहना है और क्या काम हुआ है। यहाँ भी उन्होंने कहा है कि हम किसानों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरा, नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बोल रहे हैं बीती सरकारों ने किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने कहा इस प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो करेंगे,
इन प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि इनसे पहले वाली सरकारों ने कितना काम किया और किस वर्ग के लिए किया, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। हमने कहा पता नहीं, इन्होंने कहा हम भी प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे। पहले हुआ या नहीं हुआ, जस्ट वो अनुमान होगा, वो पॉसिबिलिटी होगी, वो निष्कर्ष नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया, गलत। यानी ना ही निष्कर्ष 1 व ना ही 2, नीदर नॉर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको भाई? अरे हाँ या ना बोलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए दोनों गलत। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट को समझना दोस्त, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा, पर ऐसी कोई कभी सरकार की बात चलेगी, कभी अर्थव्यवस्था की बात चलेगी, कभी प्रधानमंत्री ने कुछ कहा चलेगा, कभी कोई रास्ते की बात चलेगी, कभी किसी ट्रांसपोर्ट की बात चलेगी। कथन सर्वोपरि है, स्टेटमेंट इज द गॉड। जो स्टेटमेंट में लिखा है उससे बाहर, उससे एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है अगला। इन अ रिसेंट सर्वे रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट मतलब सर्वेक्षण, सर्वे रिपोर्ट, इट हैज बीन स्टेटेड दैट दोज हु अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज, it has been stated that all those who undertake physical exercise for at least half an hour a day are less prone to have any heart ailments। मतलब ये सर्वे में आया कि जो लोग आधे घंटे या उससे ज़्यादा रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, वो बीमारियों के प्रति कम, मतलब बीमारियां उनको कम लगेंगी, ऐसा कहा गया है। कम से कम आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं, उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम है, हार्ट एलिमेंट्स उनको कम होंगे, ऐसा सर्वे में पता चला है। फर्स्ट है, मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्य स्तर आवश्यक है। मतलब बहुत घंटे 2 घंटे करो ठीक है, पर मध्यम स्तर, आधा पौन घंटा भी अगर आप रोज करते हैं तो हेल्दी लाइफ के लिए वो जरूरी है। बिल्कुल सही है, हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज करने वालों को देखो दिल की बीमारियां कम लगती हैं, मतलब हेल्दी लाइफ के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, करेक्ट। दूसरा, ऑल पीपल who do desk bound jobs definitely suffer from heart ailments। बोल रहे हैं जो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं, बैंक कर्मचारी, आईटी कंपनी का जो एक जगह बैठ के अपना दिन भर काम करता है, वो डेफिनेटली सफर करेगा दिल की बीमारियों से। हमने कहा अगर वो भी आधे घंटे एक्सरसाइज कर ले तो वो नहीं करेगा। जो लगभग आधा पौन घंटा रोज एक्सरसाइज करता है उसे दिल की बीमारियां कम लगती हैं। तो चाहे वो डेस्क बाउंड जॉब हो या कैसा भी हो, आधा पौन घंटा एक्सरसाइज कर ले। और वैसे भी डेस्क बाउंड जॉब वाले पक्का लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ओनली 1। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब समझ में आ रहा है, रंगेश कह रहा है अब समझ में आ रहा है। वेरी नाइस, सबको समझ में आएगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस थोड़ी। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस टॉपिक के मेरे और भी वीडियोस आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मिलेंगे, आप जाके सर्च करें अक्षय सर स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपको 2-3 वीडियोस मिलेंगे, छांट लीजिए, उसमें से पढ़िए। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक आधा क्वेश्चन कोई रिपीट हो तो पता नहीं, बाकी अलग क्वेश्चंस ही मिलेंगे। पढ़ना, जितना पढ़ो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, ठीक है। अपने भैया पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स दोनों पता होने चाहिए। जो वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो और जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें मेंटेन करो। एग्जाम में इतना ही टाइम है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बोल रहा है दिस वर्ल्ड इज नीदर गुड नॉर एविल। एक विचार है आपके सामने कि यह दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है। एवरी मैन मैन्युफैक्चर्स अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। हर व्यक्ति, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि देखो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जैसे आप हो वैसी दुनिया रहेगी। मतलब अगर मैं अच्छा हूँ, मैं लोगों से इज्जत से बात करता हूँ, मैं लोगों से पंचायती नहीं करता हूँ, तो लोग भी मुझसे ज़्यादा, मतलब मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। कोई हो सकता है उस आदमी की प्रवृत्ति खराब है, पर फिर भी वो मतलब एक सीधे साधे आदमी को, ज़्यादा बोलचाल, ज़्यादा बात ना करने वाला आदमी को परेशान नहीं करेगा। आप जैसे हो आपकी दुनिया भी वैसी हो जाएगी। यू मैन्युफैक्चर योर वर्ल्ड योरसेल्फ। लिखा है कुछ लोगों को यह दुनिया काफ़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया काफ़ी बुरी लगती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जब कह रहे हैं दुनिया अच्छी बुरी नहीं होती,
हमें हमारे हिसाब से दुनिया अच्छी बुरी लगती है। इसका मतलब जो लोग अच्छे हैं उन्हें अच्छी लगेगी, जो बुरे हैं उन्हें बुरी लगेगी। तो ये दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है सबको? यस, बोथ 1 and 2 दोनों ही करेक्ट होंगे और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे बोथ करेक्ट हैं, बोथ करेक्ट हैं। जैसे आप वैसी दुनिया, कुछ लोग को अच्छी लगेगी कुछ लोग को बुरी लगेगी, दोनों करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट पढ़ो और सही निष्कर्ष कौन से हैं बताओ। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। अंबिका, दिनेश, नेहा, अजीत, अनीश, विपिन, ललित, आंसर आंसर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और मुझे आपका आंसर चाहिए, फटाफट से बताओ। टू कल्टीवेट इंटरेस्ट, कल्टीवेट मतलब उगाना, उगाना मतलब इंटरेस्ट जागृत करना। टू कल्टीवेट इंटरेस्ट इन रीडिंग, the school has made it compulsory from June this year for each student to read 2 books per week and submit a weekly report on the books। पढ़ने में रुचि को पैदा करने के लिए स्कूल ने प्रत्येक छात्र को प्रति सप्ताह 2 पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकों पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस वर्ष जून से अनिवार्य कर दिया है। मतलब क्या किया गया, बोला भाई बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट जगाओ, रीडिंग हैबिट्स डालो। तो उन्हें कंपल्सरी कर दिया कि हफ्ते में 2 किताब पूरी पढ़ोगे और उसमें क्या पढ़ा, उसका सार क्या है, लेखक क्या कहना चाहता था, ऐसी रिपोर्ट फाइल करके हमें हर हफ्ते जमा कराओ। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला है, इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स। बोल रहे हैं कि पढ़ने में जो इंटरेस्ट है वो ऐसे बल के सहारे, फोर्स करने से उत्पन्न हो जाएगा। मैंने कहा पता नहीं हो जाएगा कि नहीं, हो सकता है किसी में हो सकता है किसी में ना हो, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं बना। दूसरा, सम स्टूडेंट्स, देखो ये कुछ शब्द जो होता है ना, सम, ये सम बहुत अच्छा शब्द होता है क्योंकि आप किसी चीज को हर एक पे लागू नहीं कर सकते। इससे कुछ लोग तो फोर्सफुली डर के पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे मजा आने लगेगा। वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में धंधा मजबूरी में किया था, फिर धीरे धीरे मजा आने लगा, गुड्डू भैया ने कहा था मिर्जापुर में, है ना। तो वैसे ही सम स्टूडेंट्स विल इवेंचुअली डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग। बोला ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग जबरदस्ती करें, कॉपी लोगों से मांग के रिपोर्ट फाइल करें, टीपा टीपी करें, पर अल्टीमेटली इससे कुछ बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जब उन्हें हफ्ते में 2 किताबें जबरदस्ती पढ़ाई जाए। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी आपका आंसर है ओनली सेकंड, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आई बात? पक्का आई है? एक बार इसको वापस देख लो। बच्चों को कहा 2 किताब पढ़नी कंपलसरी है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनानी है। ऐसा क्यों किया गया? बोले इससे जो है बलपूर्वक आप लोगों में रुचि पैदा कर सकते हैं। हमने कहा बलपूर्वक कर सकते हैं, पर सब में कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, गारंटी नहीं है, इसलिए गलत है। दूसरा, सम स्टूडेंट्स विल इवेंचुअली डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग, कुछ छात्र अंततः पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे। तो इस उद्देश्य से ही तो ये मेथड अपनाया है कि कुछ लोग तो बिल्कुल इसको दरकिनार कर देंगे, पर क्योंकि हम फोर्स कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कुछ बच्चों की आदत पड़ जाएगी और उन्हें इंटरेस्ट उनका बढ़ने लगेगा। ओनली सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन, अंतिम 2 प्रश्न आज की इस क्लास के। दोस्तों अंतिम 2 प्रश्न हमारे साथ हैं। क्वेश्चन देखो, द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल कुछ नहीं होता है, अनकन्वेंशनल होता है, अनकन्वेंशनल। द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल सोर्सेज, गैर पारंपरिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। बोल रहे हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उपयोग से दुनिया में ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। एनर्जी क्राइसिस मतलब हम सब जानते हैं, यूएई कहता है हमारे पास बस अगले 20 साल का पेट्रोल बचा है, दुनिया जितना यूज कर रही है। तो ये क्राइसिस है कि जिस दिन, अब जब तक हमें पेट्रोल का कोई और
विकल्प ना मिल जाए, हमें वो उस पेट्रोल का वो जैसे जैसे ख़त्म होगा उसकी रेट बढ़ती जाएगी और मारा मारी मच जाएगी, क्राइसिस हो जाएगा। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उपयोग से दुनिया में ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। तो जो अभी हम जैसे कोल यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इनकी जगह कोई और गैर पारंपरिक स्रोत मिल जाए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल बहुत बढ़ रही हैं, तो इनसे क्या होगा, जो क्राइसिस है, जो ऊर्जा संकट है, वो समाप्त हो जाएगा। पहला कंक्लूजन क्या है, आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। मैंने कहा ले रही है या नहीं ले रही है मुझे पता नहीं है, पर अगर ले लेगी तो ऊर्जा संकट खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे ले रही है का पता नहीं है, ये केवल एक संभावना है जो मैं बता सकता हूं कि अब लगता है धीरे धीरे लोग ऊर्जा संकट से बाहर निकलने के लिए गैर पारंपरिक स्रोतों पर आएंगे। पर धीरे धीरे आ रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं है। अगर आएंगे तो ऊर्जा संकट खत्म होगा। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये मैं अपनी जीके से बता सकता हूं कि हाँ आ रहे हैं, पर कथन के हिसाब से नहीं पता। दूसरा, द एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज लेड टू डिप्लीशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज। पर्यावरण के अत्यधिक दोहन, मतलब उसे एक्सप्लॉइट किया गया, बहुत ज्यादा, मतलब तेल निकल रहा है तो सारा तेल निकाल लिया, यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब गिरावट आई है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिप्लीट हुए हैं। मैंने कहा वैसे तो मुझे जीके के हिसाब से तो पता है, पर कथन में कारण नहीं बताया कि ऊर्जा संकट पैदा क्यों हो रहा है। वैसे भी कोई ऊर्जा है तो समय के साथ साथ उसके स्रोत तो खत्म होंगे। जितना तेल है वो तेल कभी ना कभी तो खत्म होगा जब तक नया ना बन जाए। तो कारण क्या है, हमने बहुत ज्यादा उसका दोहन कर लिया या वो स्रोत थे ही कम, हमें नहीं पता, कथन के हिसाब से नहीं पता। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों गलत होंगे, यानी ना ही एक और ना ही दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ रॉन्ग। हिरनाथ तांडी, धर्मेंद्र, राहुल, रिया, रवि, अनिल। अनिल पूछ रहा है रसोड़े में कौन था। दोस्त रसोड़े में एनटीपीसी था, जाके ले लो नहीं तो वाट लग जाएगी, ठीक है। जीतू, जय भीम, उज्जवल, नेमा। दोस्तों जय भीम से एक ये बात याद आई कि अंबेडकर साहब एक बार, जो हमारे भीमराव साहब अंबेडकर थे, उन्होंने एक बार बहुत अच्छी लाइन कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही सब कुछ है। मतलब आप समझ जाओ कि आज मजदूरी करनी होती, धूप में पसीने में कर रहे होते, पढ़ लिए मजदूर से ज़्यादा कमाओगे, एसी कार्यालय में बैठोगे, घर पे अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, एसी होगा, अच्छी वाइफ होगी, सुंदर बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। तो शिक्षा है दोस्तों जो है, तो हमें अच्छे से पढ़ना है और खुद मेहनत करनी है। यहाँ दोनों गलत क्यों थे सबको समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर दो। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप मुझसे पढ़ें पर प्रैक्टिस करे बिना एग्जाम में ना आ जाएं। समझ रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा सारा पढ़ाया हुआ कचरा। प्रैक्टिस कर लो तो मजा है। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो, दिस बुक जेड। दोस्तों कोई बुक का नाम होगा तभी इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं। कोई एक किताब है XYZ नाम यूज कर लेते ना, वैसे दिस बुक जेड इज द ओनली बुक which focuses its attention to the problem of poverty in India from 1950 to 1980। 1950 से 1980 के बीच भारत में जो गरीबी की समस्या थी उस पे बात करने वाली इकलौती बुक जेड है। लिखा है भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली जेड एकमात्र पुस्तक है 1950 से 1980 की गरीबी समस्या पर बात करने वाली। कंक्लूजन, देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। बोल रहे हैं 1950 से पहले गरीबी थोड़ी थी। 1950 से 1980 की किताब बात कर रही है, इसका मतलब 1950 से पहले गरीबी नहीं थी। हमने कहा ऐसा नहीं है, 1950 से 1980 में जो समस्या थी कोई स्पेशल केस रहा होगा। जैसे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग है पर राजनीतिक संकट आते रहते हैं। कभी इस सरकार पे आरोप लगते हैं कि ऐसे ही 370 हटा दिया, कभी वो इंदिरा गांधी जी का वो क्या कहते हैं उसे
इमरजेंसी की बातें होती हैं। तो किसी एक मुद्दे पर किताब लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा मुद्दे नहीं है। ये कह रहे हैं 1950 से 1980 में जो प्रॉब्लम थी उसके पहले भी रही होंगी, उसके बाद भी रही होंगी, पर उस वक्त की समस्या पर एक ही किताब है। तो बोल रहे हैं देयर वाज नो क्वेश्चन, पहले गरीबी का कोई प्रश्न ही नहीं था। हमने कहा पता नहीं, जीके वाले सर से पूछेंगे। दूसरा, नो अदर बुक डील्स विद द पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 टू 1980। अब ये सही है या गलत है? नो अदर बुक सही है या गलत है? एस कुमार कह रहा है दोनों रॉन्ग है, और भी बीच बीच में कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है मतलब ये यहाँ पे लिखना गलत है, नो अदर बुक डील्स विद दिस। मैं आपसे कह रहा हूं कथन को सच मानना है ना, कथन में लिखना है, कथन में लिखा है Z इज द ओनली बुक, ऐसी एकमात्र पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। इकलौती किताब है का मतलब और कोई किताब नहीं है। अरे जैसे मैं आपसे कहूं कि रीजनिंग का इकलौता टीचर मैं हूं, इसका मतलब कोई और टीचर नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं ना कभी कि मैं इकलौता टीचर हूं, क्योंकि और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं ओनली बुक, इसका मतलब और कोई किताब नहीं है, और कोई किताब नहीं है का मतलब ये बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे करेक्ट होगा। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हुआ? ओनली 2 हुआ। दोस्तों आज में मैंने ये शायद 14 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। कितने क्वेश्चंस करवाए हैं? 14 क्वेश्चन। इन 14-15 क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक का एक विचार, एक इसका एसेंस मैं आप में डाल पाया होऊंगा, आपके दिमाग में वो घुस पाया होगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं। पर जैसा मैंने आपसे कहा भाई 90 दिन का शेड्यूल है अपना। कितने दिन का शेड्यूल है? 90 दिन का। उसमें से 5, 7, 8 संडे निकाल दो, 80, 82 दिन। मैं 40 दिन में आपका टॉपिक, 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस पूरा कर दूंगा, और फिर उसके बाद ये सारे टॉपिक दोबारा आएंगे, कभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के रूप में, कभी ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के रूप में। आपको ये समझना है कि अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ताकि हम उसमें स्ट्रांग हो पाए, और बाद में जो पॉलिश ऊपर की होगी दोस्तों, एग्जाम में आप जाओगे उससे पहले वो भी करूंगा। पर जरूरी क्या है कि आप लोग लगातार मेरे साथ पूरी इस यात्रा के दौरान जुड़े रहें। एग्जाम तक ये यात्रा चलेगी, और इस यात्रा को दोस्तों सफल बनाना है, लगातार मेरे साथ जुड़े रहना। पर अभी समय की घंटी बज चुकी है, मुझे जाना पड़ेगा। अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्त मित्र भाईजनों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि उत्कर्ष उनके लिए यहाँ पे फ्री क्लासेस चला रहा है। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।